दोस्तों, एक 26 साल की महिला होती है। वो हवस की इतनी ज्यादा भूखी होती है कि वह अपने भाभी के लड़के को ही अपने प्यार जाल में फंसा लेती है और उसी के साथ संबंध बनाने लगती है। उस लड़के को भी बहुत मजा आ रहा था। अपनी बुआ के साथ ऐसी घिनौना काम 2 महीने तक करता है, लेकिन 2 महीने के बाद इस औरत के साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी भोपाल की है। वहाँ एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में दीक्षा एक जिम्मेदार और सीधी साधी औरत होती है और उसके पति का नाम प्रणव होता है। उनका इकलौता बेटा होता है जिसका नाम रोशन होता है। उसकी उम्र 18 साल थी। वह कॉलेज में पढ़ाई करता था। दीक्षा की एक छोटी नंद थी, ममता। ममता की उम्र 26 साल थी। ममता की शादी अवधेश से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही साल बाद अवधेश का एक्सीडेंट में निधन हो गया। अवधेश की मौत के बाद ममता की दुनिया सुन हो गई। ससुराल वालों ने कुछ महीने तो साथ रखा, फिर धीरे धीरे सबने मुंह फेर लिया। आखिर में वह अपनी बड़ी भाभी दीक्षा के घर आकर रहने लगी। ममता ज्यादातर समय सफेद विधवा वाली साड़ी पहनकर चुपचाप बैठी रहती थी। उसके चेहरे की उदासी और आंखों की चुप्पी साफ दिखाती थी कि वह अंदर से बहुत दुखी है। प्रणव सुबह ऑफिस जाते और देर शाम लौटते। दीक्षा घर के कामों और अपनी पार्टियों में व्यस्त रहती। रोशन अपने कॉलेज और दोस्तों की दुनिया में मगन था। घर में अक्सर दोपहर के वक्त ममता अकेली होती थी। यही अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। रात को जब सब सो जाते हैं तो उसे अपनी खाली मांग और सूना बिस्तर काटने को दौड़ता। उसकी उम्र ही क्या थी। उसकी जो शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, वो हरदम एक ऐसी सोच में डूबी रहती थी जो उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करें। तभी उसकी नजरें रोशन पर टिक जाती है। रोशन लंबा, स्मार्ट और अपनी ही धुन में रहने वाला लड़का होता है। वह उसे बुआ कहकर बुलाता था, लेकिन ममता के लिए वह बस एक जवान लड़का था। जब वो नहाकर गीले बालों में तौलिया लपेटे अपने कमरे से निकलता है तो ममता की धड़कनें तेज हो जाती थी। वो खुद से कहती है, ममता तुझसे हो क्या गया है? ये तेरी भाभी का बेटा है, तेरा अपना भतीजा। ऐसे ख्याल मन में लाना भी बड़ा पाप है, लेकिन मन पर किसका जोर चलता है। वह जितना इस ख्याल से दूर भागने की कोशिश करती, वो ख्याल उतना ही गहरा होता जाता। उसने देखा कि रोशन भी उससे काफी फ्रेंड होकर बात करता था। वह अपनी कॉलेज की बातें, अपनी दोस्तों की बातें सब कुछ उससे शेयर करता था। शायद वह उसमें एक दोस्त देखता था, लेकिन ममता की नजरें कुछ और ही तलाश रही थी। एक दिन दोपहर में बारिश हो रही थी। घर में कोई नहीं था। रोशन कॉलेज से जल्दी आ गया क्योंकि एक क्लास कैंसिल हो गई थी। वह पूरा भीग चुका था। उसने कमरे से आवाज लगाई, बुआ एक तौलिया देना। ममता तुरंत तौलिया लेकर उसके कमरे में गई। उस समय रोशन अपनी भीगी हुई टी-शर्ट उतार रहा था। अचानक वह अपनी बुआ को सामने खड़ा देखकर वो थोड़ा झिझका, लेकिन फिर मुस्कुरा दिया। सॉरी बुआ, मैं देखा नहीं, आप आ गई। ममता की नजरें उसके चौड़े सीने और मजबूत सामान पर टिक कर रह गई। उसके शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ने लगी। उसने तौलिया आगे बढ़ाया। तौलिया देते हुए उसकी उंगलियां जानबूझकर रोशन के गीले हाथ से छू गई। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। रोशन की आंखों में झिझक थी, लेकिन ममता की आंखों में एक अजीब सी हवस थी। रोशन ने जल्दी से नजरें झुका ली और तौलिया ले ली और उसे बोला, थैंक यू बुआ। ममता बिना कुछ कहे कमरे से बाहर आ गई, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज उसने सारी हदों को लांघने का पहला कदम बढ़ा दिया था। उसे पता था कि ये रास्ता तबाही की तरफ जाता है, लेकिन उस वक्त उसकी हवस और ख्वाहिश ने उसकी सोच को अंधा कर दिया था। वह बस ये जानती थी कि उसे रोशन चाहिए, किसी भी कीमत पर। उस दिन के बाद ममता के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आ गया। अब वो रोशन का पहले से भी ज्यादा ध्यान रखने लगी। उसके लिए नाश्ता बनाना, उसके कपड़े प्रेस करना, उसके कॉलेज के असाइनमेंट में मदद करना। वो काम करती जिससे वो रोशन के करीब आ सके। दीक्षा ये सब देखकर खुश होती थी। वो सोचती, अच्छा है, ममता को ये सब करने में मन लग रहा है। लेकिन बेचारी दीक्षा को क्या पता था कि उसकी अपनी नंद उसके बेटे के लिए मन ही मन कुछ और सोच रही है। ममता ने अब मौके बनाने शुरू कर दिए। जब घर में कोई नहीं होता
तो वो रोशन से अपने कमरे का बल्ब बदलने को कहती। जब वो स्टूल पर चढ़ता तो वह ठीक उसके पीछे खड़ी हो जाती। इतनी करीब कि रोशन उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। रोशन असहज हो जाता, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। वह बुआ का लिहाज करता था। एक रात घर में सब सो चुके थे। रोशन अपने कमरे में लैपटॉप पर मूवी देख रहा था। अचानक उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। ममता अंदर आई। रोशन, अभी तक तुम सोया नहीं? रोशन थोड़ा चौंका और बोला, नहीं बुआ, बस ये मूवी खत्म कर रहा था। ममता धीरे धीरे उसके कमरे में आई और बिस्तर के किनारे बैठ गई। इतनी करीब बैठी कि उसकी साड़ी का पल्लू रोशन के पैरों से छू गया। रोशन के पूरे शरीर कांप गया। ममता बोली, मुझे भी दिखाओ। ममता थोड़ी और पास खिसक गई। उसके शरीर के पास जाने से वह भी रात में 18 साल का लड़का था। उसके अंदर भी हार्मोन्स का तूफान चलने लगा। वह समझ रहा था कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन वो खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। तभी ममता ने धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। ममता ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें रोशन की आंखों में झांक रही थी। तुम समझते हो ना मैं क्या करना चाहती हूँ? और इससे पहले कि रोशन कुछ समझ पाता, ममता ने उसके होठों पर अपने होंठ रखकर अपना कार्यक्रम शुरू कर दी। रोशन का दिमाग शून्य हो गया। कुछ सेकंड के लिए तो वह विरोध भी नहीं कर पाया। फिर उसे होश आया। उसने ममता को धीरे से पीछे धकेला। बुआ, यह आप क्या कर रही हैं? ये गलत है। उसकी आवाज कांप रही थी। रोशन, क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? ममता रोते रोते बोली। लेकिन उस दर्द में कुछ छुपा हुआ राज भी था। रोशन को अपनी बुआ पर तरस आ गया। उसने कहा, नहीं बुआ, मेरा मतलब वो नहीं था। प्लीज आप रोए मत। ममता ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से दबा दिया। तो फिर मुझे दूर क्यों कर रहे हो? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मैं तो बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी खुशी चाहती हूँ। क्या तुम मुझे वह भी नहीं दे सकते? रोशन को अब अजीब लगने लगा। उसकी बुआ की ये बातें सुनकर उस रात रोशन के मन में चल रहे सही और गलत के फर्क को मिटा दिया। वह अपनी हवस की भूखी बुआ के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। वह रात उनकी पहली रात थी। एक ऐसा गुनाह जिसकी नींव आंसुओं और धोखे पर रखी गई थी। और उनके बीच वह सब हुआ जो पति के बीच होता है। अगली सुबह जब रोशन सोकर उठा तो उसे रात की घटना एक बुरे सपने जैसी लगी। उसका सिर भारी था। उसे खुद से घिन आ रही थी। उसने ये क्या कर दिया? अपनी माँ की नंद, अपनी बुआ के साथ वो आईने में खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। नाश्ते की टेबल पर वो ममता से नजरें चुरा रहा था, लेकिन ममता बिल्कुल नॉर्मल थी। वो वैसे ही मुस्कुरा रही थी, वैसे ही सबसे बातें कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दीक्षा ने पूछा, क्या बात है रोशन? आज चुप चुप हो। तबीयत ठीक है? हाँ माँ, बस रात को ठीक से नींद नहीं आई। उसने बहाना बनाया। ममता ने धीरे से टेबल के नीचे से उसके पैर को अपने पैर से छुआ। रोशन ने झटके से अपना पैर पीछे खींच लिया। ममता के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई, जिसे किसी और ने नहीं देखा। उस दिन रोशन ने फैसला किया कि वो अब बुआ से दूर रहेगा। ये जो हुआ एक गलती थी और वह इसे दोहराएगा नहीं। वो दिन भर दोस्तों के साथ बाहर रहा और देर रात को घर लौटा जब सब सो चुके थे। लेकिन ममता इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अगले दिन जब रोशन कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था, ममता उसके कमरे में आई और बोली, रोशन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रोशन कहता है, बुआ मुझे देर हो रही है। ममता बोलती है, बस 2 मिनट। ममता ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रोशन का दिल धड़कने लगा। दरवाजा क्यों बंद किया? डरते क्यों हो रोशन? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगी। ममता की मुस्कान में एक अजीब सी रहस्यमयी चमक थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर करीब आ गई। कल रात जो हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि वह तो सिर्फ शुरुआत थी। मुझे सब पता है। रोशन, तुम्हें भी अच्छा लगा था। झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखें सब सच कहती है। रोशन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटना चाहता था, मगर ममता की पकड़ मजबूत थी। नहीं बुआ, ये सही नहीं है। ये तो पाप है। उसकी बुआ बोली, प्यार करना पाप है नहीं होता है रोशन, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ममता की आंखों में एक अजीब सा जुनून था। मैं तुम्हें वो हर खुशी दूंगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। बस मेरा साथ दो। ममता की बातें सुन तो रोशन के इरादों को कमजोर कर रहा था। वह एक ऐसे नशे की तरह थी जिसके बारे में वह जानता था
कि वो जानलेवा है, लेकिन उसे छकने का मजा भी आ रहा था। और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। वे दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। जब भी दीक्षा और प्रणव घर पर नहीं होते, उनका घर उनका आशिकों का ठिकाना बन जाता था। रोशन को शुरू में जो झिझक और घिन थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसे भी इस चोरी छिपे वाले रिश्ते में मजा आने लगा था। ये एक एडवेंचर जैसा था, जिसमें पकड़े जाने का डर था, लेकिन उतना ही रोमांच भी था। ममता ने उसे दुनिया की हर खुशी दी। वह उसके लिए महंगे गिफ्ट्स लाती, उसे बाइक पर लॉन्ग ड्राइव पर ले जाती। वे दोनों एक कपल की तरह जी रहे थे, बस 4 दीवारों के अंदर। रोशन अब पूरी तरह ममता के कंट्रोल में था। वह जो कहती रोशन करता। उसका पढ़ना लिखना, दोस्त यार सब पीछे छूट गए थे। उसकी दुनिया अब बस ममता के इर्द गिर्द घूमती थी। ये घिनौना खेल करीब 2 महीने तक चलता रहा। एक दिन जब दोनों ममता के कमरे में थे, तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। दीक्षा और प्रणव आज जल्दी घर आ गए थे। दोनों के हाथ पैर फूल गए। रोशन ने हड़बड़ी में अपने कपड़े पहने और खिड़की से कूदकर बाहर भागा। उस दिन वो बाल बाल बचे। एक और बार दीक्षा ने ममता की अलमारी से एक शर्ट निकाली, जो उसने रोशन के लिए खरीदी थी। तभी दीक्षा उससे पूछी, ममता ये तो जेन्स का शर्ट है, तू किसके लिए लाए? ममता का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत बहाना बनाया, अरे भाभी वो अवधेश की आखिरी निशानी में से एक है, बस ऐसे ही निकाल कर रख ली थी। दीक्षा ने यकीन कर लिया, लेकिन ममता और रोशन की जान हलक में आ गई थी। धीरे धीरे रोशन को इस रिश्ते से घुटन होने लगी। ममता का प्यार अब प्यार नहीं, एक जुनून बन चुका था। वह उस पर हक जताने लगी थी। अगर वह किसी दोस्त का फोन उठाता तो वह लड़ने लगती। अगर वह दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाता तो वो इमोशनल होने लगती थी। रोशन को अब एहसास हो रहा था कि वह एक दलदल में फंस चुका है, जहां से निकल पाना नामुमकिन लग रहा था। वहीं उसे अपनी माँ का मासूम चेहरा याद आने लगता, अपने पापा का अटूट भरोसा याद आता, और उसका दिल अपराध बोध से भारी हो उठता। वह हर हाल में इस रिश्ते को तोड़ देना चाहता था, लेकिन उसमें ममता का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये 2 महीने का मजाक, ये चोरी छिपे का रोमांच उसकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले आएगा जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। सब कुछ मानो तूफान आने से पहले की शांति था, और उस तूफान का असली केंद्र खुद ममता थी। 2 महीने बीत चुके थे। रोशन अब इस रिश्ते से पूरी तरह ऊब चुका था। ममता का पागलपन, उसका अधिकार जताने वाला स्वभाव अब उसे किसी जेल की कैद जैसा महसूस होने लगा था। रोशन उससे दूरी बनाने की कोशिश करता, मगर ममता उसे कभी जाने नहीं देती। क्या हुआ है तुम्हें रोशन, आजकल मुझसे इतनी दूरी क्यों बनाने लगे हो? एक रात ममता ने उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में खींचते हुए सवाल किया। कुछ नहीं बुआ, बस एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ाई का टेंशन है। रोशन ने बहाना बनाया। ममता ने बोली, झूठ मत बोलो मुझसे, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ। तुम मुझसे बच रहे हो। कोई और मिल गई है क्या? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? रोशन को गुस्सा आ गया। आप भूल रही हैं कि आप मेरी बुआ है। ये सब जो हम कर रहे हैं, ये गलत है, ये पाप है। मैं इसे और नहीं कर सकता। ये पहली बार था जब रोशन ने खुलकर विरोध किया था। ममता एक पल के लिए सन रह गई, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब तुम्हें ये पाप लग रहा है, जब मजा आ रहा था तब पाप नहीं था। उसने रोना शुरू कर दिया। ममता कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी पूरी दुनिया तुम पर लुटा दी, और तुम मुझे ऐसे छोड़कर चले जाओगे? नहीं रोशन, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। रोशन उसके इमोशनल ब्लैकमेल से तंग आ चुका था। प्लीज बुआ, मुझे बख्श दीजिए, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। वह कमरे से निकलकर जाने लगा। तभी ममता ने पीछे से कुछ ऐसा कहा जिसने उसके कदमों को वहीं रोक दिया। मैं माँ बनने वाली हूँ रोशन। रोशन के पैरों के नीचे नीचे से जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। वह पलटा, उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। ये आप क्या बकवास कर रही है? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं बकवास नहीं कर रही,
ममता ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, ये सच है, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। रोशन का सिर घूमने लगा, उसे चक्कर आ रहे थे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। आप मुझे रोकने के लिए ये सब कह रही है। वो बोली, झूठ नहीं है। ममता ने अपने पास से एक रिपोर्ट निकालकर उसके हाथ में रख दी। ये देखो डॉक्टर की रिपोर्ट, मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। रोशन ने कांपते हाथों से रिपोर्ट देखी। उस पर ममता का नाम था और नीचे प्रेगनेंसी पॉजिटिव लिखा था। रोशन वहीं सोफे पर धड़ाम से बैठ गया। उसकी दुनिया, उसके सपने, उसका भविष्य, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया था। ये वो अप्रत्याशित घटना थी, वह तूफान था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब क्या होगा? रोशन ने डरी हुई आवाज में पूछा। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। ममता की आवाज में अब आंसू नहीं, एक अजीब सी मजबूती थी। हम ये बात सबको बताएंगे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। पागल हो गई है आप? रोशन चीखा, माँ पापा मुझे और आपको दोनों को जान से मार देंगे। समाज में हमारी इज्जत का क्या होगा? भाभी का क्या होगा? वह तो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगी। अगले कुछ दिन रोशन के लिए नर्क की तरह थे। वह ना कुछ खा पाता ना सो पाता। हर वक्त बस यही डर लगा रहता कि ये बात घर में पता चल गई तो क्या होगा। ममता अब उसे और भी ज्यादा कंट्रोल करने लगी थी। वो उसे धमकी देती कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह सारी सच्चाई भाभी और भैया को बता देगी। रोशन एक कैदी बन चुका था। वो हर रोज मर रहा था। जिस बुआ ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया था, अब वही बुआ उसे उसके बच्चे के नाम पर ब्लैकमेल कर रही थी। उसे अब समझ आ रहा था कि हवस का रास्ता आखिर में तबाही और बर्बादी की तरफ ही जाता है, लेकिन असली तबाही तो अभी आनी बाकी थी। ममता की प्रेगनेंसी को लगभग 2 महीने होने वाले थे। सुबह सुबह उल्टियां होना, चक्कर आना, ये सब अब आम हो गया था। वो सबसे छिपाने की बहुत कोशिश कर रही थी। दीक्षा अपनी छोटी ननद ममता की हालत देखकर परेशान हो गई। उसने कहा, ममता क्या बात है? कई दिनों से देख रही हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। चलो आज डॉक्टर को दिखाते हैं। ये सुनकर ममता का चेहरा उतर गया। उसने कहा, नहीं भाभी, कुछ नहीं है, बस मौसम बदलने की वजह से थोड़ी कमजोरी है, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन दीक्षा नहीं मानी और वह उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गई। रोशन, जो उस वक्त कॉलेज में था, इस बात से अनजान था। क्लिनिक में डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और दीक्षा को बाहर इंतजार करने को कहा। ममता अंदर डॉक्टर से गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज डॉक्टर, मेरी भाभी को कुछ मत बताइएगा, मैं आपको जितने पैसे चाहिए दूंगी। डॉक्टर एक समझदार और उसूलों वाली महिला थी। देखिए, ये मेरा काम नहीं है और आप अपनी हालत छुपाकर अपनी और बच्चे की जान खतरे में डाल रही है। जब ममता और डॉक्टर बाहर आई तो दीक्षा ने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने बोली, कोई चिंता की बात तो नहीं है, आपकी ननद 2 महीने की प्रेग्नेंट है। ये शब्द दीक्षा के कानों में किसी बम की तरह फटे। उसे एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। प्रेग्नेंट, लेकिन कैसे? इसके पति को गुजरे हुए तो 2 साल हो गए थे। डॉक्टर शाहू खामोश रही। दीक्षा ने ममता की तरफ देखा, उसकी आंखों में 1000 सवाल थे। ममता, ये डॉक्टर क्या कह रही है? ये सच है? ममता की नजरें झुकी हुई थी, वह बस रो रही थी। उसकी खामोशी और उसके आंसू सब कुछ बयां कर रहे थे। दीक्षा का सिर घूम गया। वो वही कुर्सी पर बैठ गई। वो बोली, किसका बच्चा है ये ममता? कौन है वह आदमी? बताओ मुझे। वह चीखी। ममता कुछ नहीं बोली। उस दिन घर का माहौल किसी मातम से कम नहीं था। दीक्षा अपनी ननद को घसीटते हुए घर लाई। उसने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। वह बस एक ही सवाल पूछ रही थी, ये कौन किया है? ये सब पूछते पूछते शाम हो गई। उसके बाद जब प्रणव और रोशन घर आए तो उन्होंने घर में एक अजीब सी खामोशी महसूस की। दीक्षा की आंखें रो रो कर सूज गई थी। प्रणव ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? और ममता कहाँ है? दीक्षा कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। रोशन का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठ गया। उसे लगा कि सच सामने आ चुका है। प्रणव जी ने जब दीक्षा को बहुत कुरेदा तो वह फट पड़ी। उसने रोते बिलखते हुए सारी बात बता दी। ममता प्रेग्नेंट है। प्रणव जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता, मैं सुबह से पूछ रही हूँ।
ये लड़की अपना मुंह ही नहीं खोल रही है, इसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे। प्रणव जी गुस्से में आग बबूला हो गए। वह ममता के कमरे की तरफ बढ़े। मैं आज उससे सब उगलवा कर रहूंगा। रोशन एक कोने में खड़ा कांप रहा था। ये कयामत की रात थी। उसका गुनाह अब सबके सामने आने वाला था। प्रणव ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा खोल ममता, आज अगर तूने सच नहीं बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अंदर से ममता के रोने की आवाज आ रही थी। काफी देर तक जब दरवाजा नहीं खुला तो प्रणव जी ने गुस्से में दरवाजा तोड़ दिया। अंदर ममता फर्श पर बैठी रो रही थी। प्रणव जी ने बोले, बता कौन है वो हरामखोर। तभी ममता ने नजरें उठाकर एक बार कमरे के बाहर खड़े रोशन को देखा। उसकी आंखों में नफरत थी। फिर उसने प्रणव जी की तरफ देखा और धीरे से कहा, रोशन है। वहां एक पल के लिए कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। दीक्षा को लगा जैसे उसके कानों ने धोखा खाया है। क्या क्या कहा तूने? ममता ने फिर वही नाम दोहराया, इस बार और जोर से। आपका बेटा रोशन। ये बच्चा रोशन का है। दीक्षा ने एक जोरदार थप्पड़ गाल पर दे दी और बोली, बेशर्म औरत, मेरे बेटे पर इतना घिनौना इल्जाम लगाती है। वह तो तुझे अपनी माँ की तरह मानता है। ममता बोली, मानता था। फिर वह बोली, पूछिए अपने लाडले से। पूछिए कि पिछले 3 महीने से वह मेरे साथ क्या कर रहा था। पूछिए कि कैसे वह रात को छिप छिप कर मेरे कमरे में आता था। सबकी नजरें अब रोशन पर थी। रोशन का चेहरा डर से सफेद था। उसकी आंखें फर्श में गड़ी थी। उसकी खामोशी उसका सबसे बड़ा कबूलनामा था। दीक्षा के मुंह से एक चीख निकली। वो वही जमीन पर गिर पड़ी। उसे अपनी नंद और अपने बेटे दोनों से एक साथ ऐसा धोखा मिला था जिसे वो शायद कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। प्रणव जी की आंखों में खून उतर आया। वह एक शेर की तरह रोशन पर झपटे। उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया। हरामजादे, तूने अपनी बुआ के साथ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुझे ये संस्कार दिए थे, शायद वे इसी सज्जा के लायक था। उस रात उस घर में जो तूफान आया उसने सब कुछ तबाह कर दिया। रिश्ते, विश्वास, प्यार, इज्जत, सब कुछ खत्म हो गया। उस रात के बाद उस घर में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। प्रणव जी ने उसी रात ममता को घर से निकाल दिया। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। दफा हो जा यहाँ से और अपनी शक्ल दोबारा कभी मत दिखाना। ममता आधी रात को सड़क पर अकेली खड़ी थी। उसकी एक गलती, उसकी हवस ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। रोशन की हालत भी कुछ कम बुरी नहीं थी। प्रणव जी ने उसे घर के एक कमरे में बंद कर दिया था। उसका फोन, लैपटॉप, सब कुछ छीन लिया गया था। उसका कॉलेज जाना बंद हो गया था। दीक्षा ने तो जैसे अपने बेटे से रिश्ता ही खत्म कर लिया था। वह उसके साये से भी नफरत करने लगी थी। जिस बेटे को उसने इतने नाज से पाला था, आज उसकी वजह से वह किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची थी। प्रणव जी अंदर ही अंदर टूट चुके थे। समाज में उनकी बहुत इज्जत थी। ये बात अगर बाहर निकलती तो उनकी पगड़ी उछल जाती। उन्होंने फैसला किया कि वह ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, जहां उन्हें कोई नहीं जानता हो। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने अपना जमाया बिजनेस, अपना घर, सब कुछ बेच दिया और एक गुमनाम शहर में चले गए। रोशन अब एक जिंदा लाश बन चुका था। वह ना किसी से बात करता, ना कमरे से बाहर निकलता। उसके कानों में हर वक्त अपनी माँ की चीखें, अपने पापा के गुस्से वाले आखिरी शब्द और ममता के आखिरी नफरत भरे बोल गूंजते रहते थे। उसे अपने किए पर पछतावा था। एक ऐसा पछतावा जिसकी आग में उसे सारी जिंदगी जलना था। उसने कुछ महीनों के मजे के लिए, एक गलत आकर्षण के लिए अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर ली थी। उसने सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। मेरा उद्देश्य आपको जागरूक करना है ताकि आप पहले से ही सतर्क रहें। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।